नमस्कार दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था से लगभग 1000 टॉप वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज लेकर हम चल रहे हैं, जिसमें लगभग हम 10 टॉपिक को कवर करेंगे। यह टॉपिक जो सभी एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे बैंक, रेलवे, ग्रुप CMD, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, टेट, सुपर टेट, पुलिस, दरोगा, TGT, PGT, KBS, NBS एवं आदि एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अर्थात जहाँ भी अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के वे टॉपिक होंगे जहाँ से क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी। इस 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में हम लगभग 10 टॉपिक को कवर करेंगे और प्रत्येक टॉपिक से 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से पहले वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य परिचय के महत्वपूर्ण आयाम के बारे में बात करेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद अगले टॉपिक में हम लोग भारत में आर्थिक नियोजन अर्थात पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भी क्वेश्चन 100 रहेंगे। सारे क्वेश्चन वन लाइनर रहेंगे। और अगला टॉपिक या तीसरा वीडियो मानव एवं समावेशी विकास होगा, जिसमें निर्धनता, बेरोजगारी आदि के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक कृषि से संबंधित होगा, तो कृषि से संबंधित प्रमुख नीतियाँ और बहुत सारी योजनाओं को वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे। 5वें टॉपिक में हम लोग उद्योग से संबंधित प्रश्न और 6ठे टॉपिक में सेवा क्षेत्र से संबंधित प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। 7वें टॉपिक में मुद्रा बैंकिंग एवं लोक वित्त से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। 8वें टॉपिक में लोक वित्त अर्थात बजट, केंद्र राज्य संबंध, राजकोषीय नीति, कर एवं वित्त आयोग से प्रश्न रहेंगे 90 क्वेश्चन में। 90 टॉपिक में विदेशी व्यापार, भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन के बारे में अध्ययन करेंगे। और 10वें टॉपिक में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के बारे में पहले से हम लोगों ने कुछ वीडियो या कुछ संस्थाओं के बारे में पढ़ा है, तो आज की इस क्लास में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की सामान्य परिचय के तहत इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 100 लगभग महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, उनको याद करने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जब किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा शासित होना औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहलाता है, जैसे इंग्लैंड ने भारत की अर्थव्यवस्था को शासित किया था। अगला तीसरा, गतिहीन विकास क्या है? वह अर्थव्यवस्था जिसमें वास्तविक राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय प्रायः स्थिर रहती है, उसे गतिहीन अर्थव्यवस्था कहते हैं। चौथा, राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा किसे दी जाती है? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दादा भाई नौरोजी को दी जाती है। अगला क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। और 7 नंबर क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड किसकी कृति है? तो इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृति है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। 9 नंबर, जमींदारी व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई? तो जमींदारी व्यवस्था 1793 में 1793 में नहीं, 1900 नहीं, 1793 में लागू हुई। 10 नंबर क्वेश्चन, जमींदारी व्यवस्था किसने लागू की? तो जमींदारी व्यवस्था को लागू करने वाला जो अंग्रेज था लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 11 नंबर क्वेश्चन, जमींदारी व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई? तो जमींदारी व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई। 12 नंबर क्वेश्चन, महालवाड़ी व्यवस्था में भूमि पर अधिकार होता था? तो महालवाड़ी व्यवस्था में भूमि पर अधिकार महाल का या ग्राम समुदाय का होता था। 13 नंबर, महालवाड़ी व्यवस्था के प्रस्तावक थे
कौन थे महालवाड़ी व्यवस्था के प्रस्तावक? तो महालवाड़ी व्यवस्था के प्रस्तावक हार्ट मैकेंजी थे। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि पर अधिकार किसका होता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि पर अधिकार कृषक का होता था। कृषक या रैयत कह सकते हैं, कृषक या रैयत का रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि पर अधिकार होता था। अगला, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो ने मद्रास में सर्वप्रथम लागू की। 16 नंबर क्वेश्चन, टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई। भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। 19 नंबर, पहली बार रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली? तो पहली बार रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच चली। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं सारे। 20 नंबर, किसके काल में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। 21 नंबर, भारत में डाक एवं तार विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई या किसके काल में हुई? तो भारत में डाक एवं तार विभाग की स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई। अगला 22 नंबर, आर्थिक समृद्धि क्या है? आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले वास्तविक आय में वृद्धि से है। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो तो कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। 23 नंबर, आर्थिक समृद्धि के माप हैं। कौन कौन से माप आर्थिक समृद्धि के हैं या किसके द्वारा आर्थिक समृद्धि मापी जाती है? तो वास्तविक घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय वास्तविक समृद्धि के सही माप हैं। अब अगला 24 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास किसे कहते हैं? तो आर्थिक विकास से अभिप्राय किसी समयावधि में अर्थव्यवस्था में होने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों से है। अर्थात कह सकते हैं आर्थिक विकास ऐसा विकास है जिसमें आर्थिक परिवर्तनों के साथ साथ गैर आर्थिक चरों में भी परिवर्तन होता है। अब 25 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा माप है? तो आर्थिक विकास का सबसे अच्छा मापक जो है प्रति व्यक्ति आय है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, आर्थिक विकास का आधारभूत प्रत्यागम किसने प्रतिपादित किया? तो आर्थिक विकास का आधारभूत प्रत्यागम 1970 में विश्व बैंक ने प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, जीवन का भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम दिया किसने दिया? तो जीवन का भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम जॉन टिनबर्जन एवं मॉरिस टी मॉरिस ने दिया। नेक्स्ट, क्रय शक्ति समता विधि का प्रतिपादक कौन था? तो क्रय शक्ति समता विधि का प्रतिपादक GR कैसल थे। नेक्स्ट, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर NEW की धारणा किसने दी? तो विलियम नॉर्थहाउस तथा जेम्स टॉबिन ने NEW की अवधारणा दी। 30 नंबर क्वेश्चन, मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की अवधारणा किसने दी? सैमुअल्सन ने। 31 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? तो मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन करने वाली संस्था का नाम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP है। 32 नंबर, UNDP ने मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किस वर्ष किया? UNDP ने मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन, महबूब उल हक अमर्त्य सेन का नाम किससे जुड़ा है? तो महबूब उल एवं अमर्त्य सेन का नाम मानव विकास सूचकांक से जुड़ा है। ये महबूब उल हक जो हैं पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं और अमर्त्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में कितने आयाम शामिल किए जाते हैं? तो मानव विकास सूचकांक में 3 आयाम शामिल किए जाते हैं, जिसमें पहला जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिक्षा, तीसरा आय। मतलब जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय को शामिल किया जाता है मानव विकास सूचकांक में। 35 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक का मान किसके किसके बीच रहता है या कितने अंकों के बीच रहता है? तो मानव विकास सूचकांक का मान 0 से 1 के मध्य रहता है। अगला 36 नंबर, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में भारत का स्थान
तो 2021-22 में भारत का स्थान 132वां है और 2020 में भारत का स्थान 130वां था। 37 नंबर क्वेश्चन, SDI 2021-22 में कितने देश शामिल थे, शीर्ष पर कौन सा देश था? तो SDI 2021-22 में 191 देश थे और स्विट्जरलैंड सबसे सर्वोच्च स्थान पर था। 39 नंबर, लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान 122वां है। 40 नंबर क्वेश्चन, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक वर्ष 2010 में प्रस्तुत किया गया। 41 नंबर, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक UNDP द्वारा जारी किया जाता है। 42, बहुआयामी निर्धनता प्रतिशत भारत में कितना है? तो भारत में बहुआयामी निर्धनता प्रतिशत 28.5% है। 43 नंबर क्वेश्चन, बहुआयामी निर्धनता में शीर्ष एवं पिछड़ा राज्य कौन सा है? शीर्ष एवं पिछड़ा राज्य, तो शीर्ष राज्य केरल होगा और पिछड़ा राज्य जो है बिहार होगा, तो बिहार है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.2 वर्ष है, 67.2 वर्ष। अगला 45 नंबर क्वेश्चन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन आर्थिक विकास को किस रूप में परिभाषित करते हैं? आधिकारिकता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में। 46 नंबर, आधिकारिकता तथा क्षमता का तात्पर्य है जीवन पोषण, आत्मसम्मान एवं स्वतंत्रता से। 47 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो भारत की प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास 2002 में जारी की गई। 48 नंबर, विश्व में सबसे पहले पर्यावरणीय लेखांकन की विधि का विकास किसने किया? पियर्स एवं वारफोर्ड ने। 49 नंबर, अल्पविकसित देशों में आर्थिक विकास का सर्वप्रमुख अवरोधक तत्व किसे माना जाता है? तो अल्पविकसित में देशों में आर्थिक विकास का सबसे ज़्यादा अवरोधक तत्व पूंजी निर्माण को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास में तेजी के लिए पूंजी उत्पाद अनुपात कैसा होना चाहिए? तो पूंजी उत्पाद कम होना चाहिए। 51 नंबर, पूंजी तथा भूमि उत्पादन के कैसे साधन हैं? तो पूंजी तथा भूमि उत्पादन के निष्क्रिय साधन हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल कृति किसकी है? अर्थात स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल कृति किसने लिखी? तो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल कृति EF शुमाखर ने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 52 नंबर। अगला क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री ने आधारभूत संरचना को सामाजिक उपरिव्यय पूंजी की संज्ञा प्रदान की? तो हर्षमैन ने आधारभूत संरचना को सामाजिक उपरिव्यय पूंजी की संज्ञा प्रदान की। 54, सकल घरेलू बचत में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सकल घरेलू बचत में सर्वाधिक योगदान पारिवारिक क्षेत्र या घरेलू क्षेत्र का है। अगला 55 नंबर, सकल घरेलू पूंजी निर्माण में किस क्षेत्र का अंश सर्वाधिक है? तो पूंजी निर्माण में निजी क्षेत्र का अंश सबसे ज़्यादा है। 56 नंबर, दीपक पारेख समिति किससे संबंधित है? तो दीपक पारेख समिति का संबंध आधारभूत संरचना के वित्त पोषण से है। 57, अर्थव्यवस्था में विकास के साथ किस क्षेत्र की हिस्सेदारी कम होती जाती है? तो अर्थव्यवस्था में विकास के साथ कृषि क्षेत्र अर्थात प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कम होती जाती है। 58 नंबर क्वेश्चन, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? समस्त सहयोगी संरचना जो किसी एक देश के विकास को संभव बनाती हैं उस देश की आधारभूत संरचना कहलाती हैं। अर्थात जो उत्पादन में सहायता प्रदान करती हैं उन्हें आधारभूत संरचना कहते हैं। आधारभूत संरचना जैसे ऊर्जा से संबंधित आधारभूत संरचना, परिवहन से संबंधित, संचार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञान एवं तकनीक, स्वच्छता एवं सफाई से संबंधित आधारभूत संरचनाएं। इसी प्रकार से अगला 59 नंबर क्वेश्चन, भारत में अर्थव्यवस्था के विकास की कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है? तो भारत में अर्थव्यवस्था के विकास की संतुलित प्रक्रिया अपनाई गई है। 60 नंबर क्वेश्चन, विकास के प्रबल प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो विकास के प्रबल प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन रोजेंस्टीन रोडान ने किया। 61 नंबर, गरीबी का दुष्चक्र किसने दिया? गरीबी का दुष्चक्र रेगनर नर्क्स ने दिया।
62 नंबर, समृद्धि का टपकन या रिसाव सिद्धांत क्या है? ट्रिकल डाउन थ्योरी किसे कहते हैं? इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है यदि अमीर वर्ग की आय बढ़ती है तो स्वतः ही रिसाव प्रभाव के कारण गरीब वर्ग की आय बढ़ेगी, यही है ट्रिकल डाउन। 63 नंबर, दीर्घकाल में विकासशील विकसित देशों के आगे निकल जाएंगे, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो यह कथन रॉबर्ट सोलो का है। रॉबर्ट सोलो ने बताया कि दीर्घकाल में विकासशील देश विकसित देशों के आगे निकल जाएंगे। 64 नंबर, संतुलित विकास दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? संतुलित विकास दृष्टिकोण के प्रतिपादक रेगनर नर्क्स हैं। अगला 65, असंतुलित विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? असंतुलित विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हार्समैन है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर, एक देश गरीब है इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, किसका कथन है? यह कथन रेगनर नर्क्स का है। इन्होंने कहा कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। अगला 67 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास की किस प्रणाली का स्वरूप लोकतांत्रिक होता है? तो बाजार प्रणाली का स्वरूप लोकतांत्रिक होता है। 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सरकार या राज्य द्वारा। अगला 69, स्वतंत्रता के बाद भारत ने कौन सी आर्थिक प्रणाली चुनी? तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित आर्थिक प्रणाली चुना। आर्थिक प्रणालियां 3 प्रकार की होती हैं, कौन सी? मिश्रित, समाजवादी और पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। अगला 70 नंबर, आर्थिक प्रणाली कितने प्रकार की होती है? देखो वही भी जो बताए थे वही पूछ लिया गया, 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर, 3 कौन कौन सी आर्थिक प्रणालियां हैं? पहली है पूंजीवादी प्रणाली या बाजार प्रणाली, दूसरी है समाजवादी या केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली और तीसरी है मिश्रित प्रणाली। अगला क्वेश्चन 72 नंबर, आर्थिक विकास की किस प्रणाली में आर्थिक स्थिरता बनी रह सकती है? तो केंद्रीय नियोजन प्रणाली में आर्थिक स्थिरता बनी रह सकती है। अगला 73 नंबर, कौन सी आर्थिक प्रणाली स्वयं संचालित होती है? पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली स्वयं संचालित होती है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में पूंजीपति लाभ की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए काम करता है। 74 नंबर क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन से हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र सामाजिक, निजी और संयुक्त क्षेत्र को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद का विनाश स्थिरावस्था के कारण नहीं बल्कि अधि उत्पादन तथा सामाजिक उथल-पुथल के कारण होगा, यह विचार किसका है? तो यह विचार कार्ल मार्क्स का है। 76 नंबर क्वेश्चन, भारत में नव आर्थिक सुधारवाद किस वर्ष से प्रारंभ किए गए? तो भारत में नव आर्थिक सुधारवाद 1991 से प्रारंभ किए गए, जब बैंकिंग, औद्योगिक, वित्तीय, राजकोषीय, मौद्रिक सभी नीतियों में सुधार किए गए या सभी नीतियों को नए तरीके से लागू किया गया। यह प्रक्रिया 1991 में भारत में चालू हुई। अगला 77 नंबर, आय किसे कहते हैं? एक निश्चित समयावधि में किसी व्यक्ति द्वारा कार्य करने के पश्चात जो प्रतिफल प्राप्त किया जाता है वही उस व्यक्ति की आय होती है। आय एक प्रवाह चर है, ये पूछा जाता है आय किस प्रकार का चर है? आय एक प्रवाह चर है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, आय के 2 वर्ग कौन कौन से हैं? तो आय के 2 वर्ग हैं, एक तो अर्जित आय और दूसरा उपार्जित आय। तो अर्जित आय, जब कोई व्यक्ति सशरीर उत्पादन क्रिया में भाग लेकर प्रतिफल प्राप्त करता है तो वह उसकी अर्जित आय कहलाती है। और उपार्जित आय क्या होती है? जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की सहायता से उत्पादन क्रिया में हिस्सा लेकर आय प्राप्त करता है तो वह उपार्जित आय कहलाता है। मतलब जब व्यक्ति मेहनत से पैसा कमाए, सशरीर काम करके पैसा कमाए तो उसे अर्जित आय कहते हैं, और जब पैसे से पैसा कमाए तो उसे उपार्जित आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। आरबीआई का लेखांकन वर्ष कब से कब तक होता है? तो आरबीआई का लेखांकन वर्ष भी 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। इसके पहले यह जुलाई से जून के बीच में होता था, 2020 में इसे बदल दिया गया है।
ये ध्यान देने वाला क्वेश्चन है कि भारत में आरबीआई का लेखांकन वर्ष चेंज कर दिया गया है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। अगला, जुलाई 2020 से आरबीआई का लेखांकन वर्ष क्या था? जुलाई 2020 से पहले, तो इससे पहले जुलाई से जून आरबीआई का लेखांकन वर्ष था। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संस्था द्वारा लगाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। 84 नंबर, एनएसओ का गठन किस वर्ष किया गया? एनएसओ का गठन 2020 में किया गया। 85 नंबर, सीएसओ का नाम बदलकर क्या किया गया है? वर्तमान में सीएसओ का क्या नाम है? तो 1951 में सीएसओ की स्थापना हुई, जिसका नाम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन था। 2015 में सीएसओ का नाम बदलकर सीएसओ ही रखा गया, लेकिन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कर दिया गया। और 2020 में फिर पुनः नाम बदलकर एनएसओ कर दिया गया, मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। मतलब वर्तमान में सीएसओ का नाम एनएसओ है और राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए एनएसओ कार्य कर रहा है। पहले नाम 1951 में सीएसओ था, 2015 में भी सीएसओ था, लेकिन ओ का मतलब पहले ऊपर ऑर्गेनाइजेशन था 1951 वाले में, 2015 वाले में ऑफिस था, और 2020 में एनएसओ हो गया, मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। अगला, 86 नंबर, हिंदू ग्रोथ रेट की अवधारणा किसने विकसित की? तो हिंदू ग्रोथ रेट की अवधारणा प्रोफेसर राजकृष्णा ने विकसित की। अगला क्वेश्चन, 87 नंबर, राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष क्या है? तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 को भी लिया जा रहा है। 88 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि एवं पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन एवं खनन आता है। 89, जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 2021-22 में कितनी थी? तो जीडीपी में अगर देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.8% थी। 90 नंबर क्वेश्चन, द्वितीयक क्षेत्र क्या है? द्वितीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो विनिर्माण एवं निर्माण से संबंधित होता है। इस क्षेत्र में विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य निर्माण, कपड़ा उत्पादन, हस्तशिल्प उद्योग शामिल किए जाते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, द्वितीयक क्षेत्र का जीडीपी में कितना हिस्सा है 2021-22 के अनुसार? तो द्वितीयक क्षेत्र का जीडीपी में 28% का योगदान है। अगला क्वेश्चन, तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो इस क्षेत्र में सामान्य तौर पर सेवा क्षेत्र को रखा जाता है। परिवहन, संचार, व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, बैंकिंग तथा बीमा एवं वास्तविक संपदा इसके अंतर्गत आते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, तृतीयक क्षेत्र का 2021-22 में जीडीपी में कितना योगदान है? तो तृतीयक क्षेत्र का 2021-22 में जीडीपी में 53% योगदान है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जीडीपी में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान 53% तृतीयक क्षेत्र का है और सबसे कम योगदान 18.8% प्राकृतिक क्षेत्र का या प्राथमिक क्षेत्र का है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था में जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा या सबसे कम है? तो सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र का है या सेवा क्षेत्र का है, और सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि का है। अगला क्वेश्चन 94, समावेशी विकास किसे कहते हैं? तो समावेशी विकास का आशय आर्थिक विकास की एक ऐसी अवधारणा से है जिसमें विकास का लाभ समाज के सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हो, कोई भी वर्ग विकास से वंचित न रहे, अर्थात विकास की प्रक्रिया ऐसी हो कि समाज के हर वर्ग को विकास का लाभ मिले, तो उसे क्या कहेंगे? समावेशी विकास। 95 क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं? तो इसको जान लेते हैं। किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समयावधि, सामान्य एवं वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को
जीडीपी कहते हैं। 96 नंबर, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद बराबर क्या होता है? तो C + I + G + X - M। तो C का मतलब कंजप्शन, उपभोग, I का मतलब सकल निवेश, इन्वेस्टमेंट, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्च, X निर्यात -M आयात। अगला क्वेश्चन 97 नंबर, राष्ट्रीय आय कमेटी का गठन 1994 में किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो 1949 में राष्ट्रीय आय कमेटी का गठन PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया। 98 नंबर क्वेश्चन, 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय कितनी रहने का NSO का अनुमान है? तो NSO का 2021-22 में 91,723 रुपया रहने का अनुमान है। 99 क्वेश्चन, वर्तमान में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? तो गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। 100 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो NNPFC मतलब साधन कीमत पर NNP या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर राष्ट्रीय आय कहलाती है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो NNPFC बराबर होता है NNPMP मतलब मार्केट प्राइस पर NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। मार्केट प्राइस पर NNP की सहायता से NSO आर्थिक समृद्धि की माप करता है। ये सूत्र होता है राष्ट्रीय आय का। और राष्ट्रीय आय NNPFC को कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। 3-4 ऑप्शन ऐसे दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इनमें से राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना है NNPFC को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर NNPFC को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सामान्य परिचय के अंतर्गत 100 क्वेश्चनों को पढ़ा। अब आगे के क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत में आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित लगभग 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो यह वीडियो लाइक करिए, आगे लोगों तक बढ़ाइए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।